जोहार। अंग्रेजों के समय में कई एक कानून जमीन संबंधित मामलों को लेकर बनाए गए थे और उसी में झारखंड के शुरुआती दौर पे जब जमीन संबंधित कानून बन रहे थे तो एक कानून बना था जो सी एन टी एस पी टी एक्ट यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से काफ़ी पहले 1869 में बना था, जिसे छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट कहते हैं। और किस तरह जंगल झाड़ को साफ कर जो यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासी व्यक्ति थे उनके ज़मीनों को भी जमींदार की ज़मीन है कहकर अंग्रेज सर्वे कराकर उससे के साथ छेड़छाड़ किया गया था और उसका क्या अंजाम हुआ था, ये तमाम बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड राज्य बंगाल बिहार संयुक्त राज्य में ही मौजूद था और साल 1765 तक झारखंड में अंग्रेजों का आगमन हो चुका था। उस समय खुद को झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के वंशज मानने वाले झारखंडी अपने अपने हिस्सों में आने वाली जमीनों के अलावा अन्य जंगल झाड़ गाढ़ादोन को कोड़ खोदकर बनाते थे, खेती बाड़ी करते थे, यानी खेत बनाकर खेती बाड़ी करते थे। यह कई बार या तो गांव के लोगों के साथ सामूहिक रूप से होता था या फिर यदि कोई गांव में अकेला व्यक्ति है तो वह खुद गांव बनाने में जुट जाता था और इसी क्रम में इस तरह के खेतों का निर्माण होता था। गांव में उस समय काफ़ी कम जनसंख्या हुआ करती थी। झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के बीच किसी तरह कोई भेदभाव नहीं था। सब कुछ ठीक ठाक से स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से चल रहा था। लेकिन झारखंड की ज़मीनों में जब अंग्रेजों ने आगमन किया उसके साथ ही उन्होंने अधिकार और हक जताना शुरू कर दिया। 1765 में छोटा नागपुर के कई हिस्सों में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा मालगुजारी लिया जाना शुरू किया गया, यानी कि मालगुजारी अंग्रेजों के द्वारा लिया जाता था। 1765 में अंग्रेजों को लगता था कि सबसे ऊपर झारखंड में वही हैं, लेकिन झारखंड में जल और जंगल पर्याप्त मात्रा में थे, इसलिए अंग्रेज को यह भी लगा कि इनकी ज़मीन ही जीविकोपार्जन का बड़ा साधन है और इसलिए इनसे टैक्स लिया जाए, मालगुजारी ली जाए। इनकी ज़मीनों को सर्वे कराने के चक्कर में वैसी ज़मीनों को भी अंग्रेजों ने तब सर्वे करा दिया था जिस ज़मीन को आदिवासी मूलवासियों ने झारखंड के जंगल झाड़ को साफ करके बनाया था। अंग्रेज समझते थे कि खुद से बनाई गई ज़मीन ही जो आदिवासी मूलवासियों के द्वारा बनाया गया है वह भी जमींदार के अधीन ही आता है, इसलिए भूइंहरी ज़मीन को अपने अधीन में लेने के लिए सर्वे कराकर बाद में इसे कानून बनाकर फिर सुधार किया गया। अब भी कई तरह के जगहों में ऐसी ज़मीन पर विवाद उभर कर सामने आते हैं। आदिवासी मूलवासियों की ज़मीन पर अंग्रेजों ने टैक्स वसूलने के लिए बाकायदा जमींदार नियुक्त किए थे। जो जमींदार पहले राजा महाराजाओं के समय किसानों से फसल के बदले फसल या पैसा वसूल कर सीधे राजा को लगान पहुंचाते थे, ज़्यादातर वैसे जमींदारों को ही अंग्रेजों ने यहाँ आगमन के बाद झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की ज़मीन से टैक्स लेने यानी लगान वसूलने के लिए नियुक्त कर दिया। अब जमींदार जो पहले से ही राजा महाराजाओं का शासन देख चुके थे, वे कितना चालाक है आप समझ सकते हैं। तो जमींदार को पता था कि अंग्रेज को कैसे हैंडल किया जाए और इसलिए रैयत यानी कि झारखंड जो किसान थे उससे ये लोग अधिक वसूलने लगे कर लगान और अंग्रेजों को काफ़ी कम देकर अंग्रेजों को एक हिसाब से ठगते थे। जब आदिवासी मूलवासियों ने धीरे धीरे देखा कि उनसे राजा महाराजाओं के समय तो काफ़ी कम लगान वसूली जाती थी और अब अंग्रेज और जमींदार मिलकर उन्हें ठग रहे हैं, तो जमींदारों के इस खेल को झारखंड वासी समझने लगे और इस बात से नाराज यहाँ के कुछ स्थानीय जनजातीय समुदाय में आक्रोश उभरने लगा और जमींदारों से अधिक लगान लेने की वजह से साल 1832 में सबसे पहले कोल विद्रोह हुआ, जो हजारीबाग को छोड़कर लगभग झारखंड के सभी क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा आंदोलन करते देखा गया। कोल विद्रोह इतना भयानक था कि झारखंड वासी अंग्रेजों को अपना बड़ा दुश्मन समझकर सीधे सेंधरा कर देते थे। अंग्रेजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और डर इतना हो गया था कि शाम ढलते ही अपनी कोठियों में वे दुबक जाते थे। शाम होते हुए अपने ठिकानों से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते थे। पूरे भारत में राज करने वाले और दमन चक्र अपनाने वाले अंग्रेजों को इतना डर हो गया जितना कि भारत में कहीं भी उनको डर नहीं हुआ था और उनको कोल विद्रोह से आतंक हो गया और कोल विद्रोह के आतंक से ही अंग्रेजों को भय हुआ। अंग्रेज समझने का प्रयास करने लगे कि आखिर जल जंगल जमीन जिस पर झारखंड वासी आराम से जी खा रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, उन पर अब उनकी दादागिरी नहीं चलने वाली है। अब अंग्रेजों को उनके पास कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तो ब्रिटिश हुकूमत किसी भी हाल में झारखंड आंदोलन
को समाप्त करने की साजिश रची और आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले पूरा छोटा नागपुर क्षेत्र को नॉन रेगुलेटिंग एक्ट घोषित करते हुए यहाँ साल 1834 में विल्किंसन रूल्स लागू कर दिया गया। बाद में 1837 को कोल्हान क्षेत्र में भी इसे लागू किया गया ताकि कोल्हान में पनपे कोल विद्रोह को पूरी तरह से शांत किया जा सके। अंग्रेज बखूबी जान चुके थे कि आदिवासी मूलवासियों के बीच मौजूदा मुंडा या अन्य जाति हमेशा गांव में समूह बनाकर झुंड बनाकर रहते हैं। सामूहिक रूप से वे खेती बाड़ी करते हैं, नाच गान करते हैं या अन्य कई कामकाज मदद के रूप में किया करते थे। मदद यानी मदद परंपरा आज भी व्याप्त है, आप झारखंड में देख सकते हैं। इसलिए विल्सन कानून के तहत मुंडाओं की परंपरागत अधिकार को वापस लौटाने का प्रयास शुरू हुआ और ये पहला प्रयास था विल्किंसन रूल्स लागू करके। विल्किंसन रूल्स के अनुसार झारखंड में किसी भी मुंडा को ही हेड बनाया जाता था, चूंकि जो मुंडा गांव का मुखिया होता था और वह गांव में सभी लड़ाई झगड़ा, दीवाना, फौजदारी, जमीन की रसीद काटने, राजस्व वसूली समेत कई अन्य तरह का जिम्मा उनको मिलता था। किनको? मुंडाओं को। और कहा जाता है कि यहीं से मुंडाओं को अंग्रेजों ने सबसे पहले हेड ऑफ विलेज की संज्ञा दी। मुंडा यानी मुंड यानी सर, यानी अंग्रेज इसको हेड कहते हैं अंग्रेजी भाषा में देखे तो। समझने वाली बात यह है कि जो मुंडा गांव का हेड बॉस होता था और कई गांव के समूह का नेतृत्व करने वाला मुंडा होता था, तो हेड बॉस जो होता था उनको मुंडा कहा गया और जो गांव के समूहों को नेतृत्व करता था उन्हें हेड ऑफ मानकी मुंडा कहा जाता था। यानी कि जितने मुंडा थे उनको जो एक हिसाब से वहाँ शासक था उसे मानकी मुंडा कहा जाता था। वो कई ग्रुप के गांव के समूह का नेतृत्व करता था। मतलब मानकी मुंडाओं को शासक करने वाले के रूप में जाने लगा और इस तरह गांव में सभी विवादों का आपसी निपटारा गांव के मानकी मुंडाओं की देखरेख में गांव में ही हो जाता था। और कई जगहों में आज भी यह परंपरा झारखंड में जारी है, आप देख सकते हैं। इसलिए आज भी सबसे अधिक मानकी मुंडा कोल्हान क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अब तो कई अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल सकते हैं। वजह जो भी है, यह कहा जा सकता है कि झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था की अगर अहम कड़ी कोई थी तो यही मानकी मुंडा या मुंडा समाज। हालांकि विल्किंसन रूल्स के आने के बाद झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में कोल विद्रोह तो थोड़ा बहुत शांत हो गया, पर यहाँ के मूलवासियों के मन में विद्रोह की आग पूरी तरह से धधक रही थी, क्योंकि ना सिर्फ मुंडा बल्कि उस समय झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले महतो, लोहार, लोहरा, साहू, सिंह, ब्राह्मण समेत कई अन्य जाति के लोग भी आजीविकापार्जन के लिए खेती को ही अपना जीविकोपार्जन का मुख्य साधन मानते थे और खेतों को कोड़ कर संवार कर पूरी तरह से खेतीबाड़ी किया करते थे। और जब आदिवासियों के साथ साथ यहाँ के मूलवासियों ने भी पुनः विद्रोह करना शुरू कर दिया तो आदिवासी मूलवासी दोनों हर हाल में जंगल जमीन की सुरक्षा को लेकर सजग हो गए, एकजुट हो गए। अंग्रेजों के खिलाफ झारखंड के कई हिस्सों में छिटपुट आंदोलन का दौर जारी रहा और तब अंग्रेजों ने साल 1862 में भुइंहरी और मझियस जमीन को चिन्हित करने के लिए बाबू राखल दास, जो विशेष आयुक्त थे अंग्रेजों के, बाबू राखल दास हल्दर के नेतृत्व में भुइंहरी जमीन का सर्वे हुआ और साल 1869 में खासकर भुइंहरी जमीन को लेकर अंग्रेजों के द्वारा बड़ा कानून बनाया गया, जिसे छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869, यानी इसे हिंदी में छोटा नागपुर भूधिरिति अधिनियम 1869 कहा जाता था। और इसी एक्ट में भुइंहरी जमीन को समाहित कर जमीन धारकों को उनका मालिकाना हक देने का प्रयास किया गया। भुइंहरी जमीन को आप समझते हैं। भुइंहरी जमीन जिसे साधारण शब्दों में जिरात, मालिक, डाली कटारी, पहनाई, महतोई, बेटखेटा आदि नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर जिरात बकास शब्द का प्रयोग यहाँ पर हम कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझे कि जब वे भुइंहरी जमीन को लेकर कानून बनाने लगे और जमीन का सर्वे जब झारखंड में शुरू हुआ तो यहाँ पर जो भुइंहरी जमीन जो था, जिसे कि जंगल झाड़ को आदिवासी मूलवासी कोड़ कर साफ करके जो खेत बनाए थे, उसे क्या समझने लगे कि ये जमींदार के अधीन में ही आता है, ऐसा अंग्रेज समझने लगे और उसका भी सर्वे हो गया था। इसीलिए जो 1932 के खतियान या पहले का जो खतियान है, वहाँ पर भुइंहरी शब्द का जो जिक्र जिरात, मालिक, डाली कटारी, पहनाई, महतोई, बेटखेटा आदि नामों से जाना जाता है। क्योंकि पहले ही बताया गया है कि झारखंड में आदिवासी मूलवासियों के बीच मदद के तहत सभी साथ मिलकर गांव को बसाने में जुट जाते थे। खेतों को कोड़ खोद कर
खेती करने में मदद प्रथा चलती थी, जो आज भी विद्यमान है, झारखंड में देख सकते हैं। जिसके तहत जिसके भी घर में बड़ा काम होता था, जैसे रोपा डोभा, बीड़ा ढोना, पुआल चढ़ाना, चाहे अन्य कोई भी कृषि कार्य या छठी छीला कोई भी काम हो, तो संबंधित घर में हंडिया महुआ का शराब बनता था और दाल भात सब्जी खिलाया जाता था। और उस समय कहा जाता था कि मदद को लोग उत्साह के रूप में देखते थे, चाहे वो काम एक दिन में लगे या एक सप्ताह में लगे। एक व्यक्ति के घर का काम पूरा करने के बाद में दूसरा व्यक्ति के घर में हाथ लगाया जाता है, दूसरे व्यक्ति के यहाँ काम करने के लिए लोग मदद करने के लिए जाते थे, क्योंकि ये उत्साह का माहौल होता था, खाने पीने भरपूर मिलता था, नाच गान होता था। इसीलिए सब कोई मिलजुल कर काम किया करते थे, चाहे आदिवासी हो या मूलवासी हो, जिसमें खासतौर पर संबंधित गांव के आदिवासी मूलवासी सामूहिक रूप से खुशी खुशी शामिल होते थे। चूंकि यहाँ छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869 की बात हो रही है, इसलिए टेन्योर एक्ट को अंग्रेजों के ने लाना मुनासिब समझा, ताकि आदिवासियों के साथ साथ मूलवासियों का विद्रोह भी शांत हो सके। अंग्रेजों द्वारा भूइंहरी जमीन को लेकर कई जो लाई गई जो छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869 जो थी, उसकी खास बात यह थी कि इस तरह की जमीन पर डिसीजन मेकर के रूप में सर्वोपरि विशिष्ट कमिश्नर यानी कि कमिश्नर आयुक्त हुआ करते थे। कानून में कमिश्नर को भूइंहरी जमीन को मान्यता दिलाने संबंधित विशिष्ट अधिकार प्रदान किए थे। विशिष्ट अधिकार, अब इसको समझिए कि जिसके तहत आज भी भूइंहरी जमीन को हस्तांतरण या बिक्री करने के लिए दूसरा कानून तो नहीं बना है, क्योंकि जमींदारी प्रथा के तहत किसी भी जमीन का लगान टैक्स वसूलने के लिए जमींदारों ने जमींदार नियुक्त किया था। लेकिन अधिकांश भूइंहरी जमीन को चूंकि अंग्रेज जो थे वे जमींदार के अधीन आने वाला जमीन ही समझा था, इसीलिए भूइंहरी जमीन को भी उन्होंने अपने अधीन में लेकर सर्वे किया गया था। तो बाद में ये पता चला और इस पर कई तरह के सुधार हुए। अभी भी बहुत सुधार होना बाकी है, लेकिन अधिकांश भूइंहरी जमीन में जो डिसीजन मेकर के रूप में थे वे कौन थे? विशिष्ट कमिश्नर। तो आगे बढ़ते हैं। राजाओं के शासन के बाद जो जमीन वेस्टेड नहीं हुआ और यह भूइंहरी जमीन अंग्रेजों के हाथों में चली गई, यही भूइंहरी जमीन को अंग्रेजों ने नाम बदलकर जिरात, बकास्त, बेटखेटा, मन आदि नामों से शब्दों से परिभाषित किया। चूंकि शुरुआती दौर में किसी किसानों के पास कोई कागजात जमीन के नहीं होते थे, लेकिन वे राजा महाराजा के समय से ही उस जमीन पर खेती बाड़ी करते थे, उसे खोद कोड़ कर तैयार किए थे, तो वे एक हिसाब से उस पर अपना मूल अधिकार समझते थे। और जब इस तरह जमीन पे जब अंग्रेजों ने वो सर्वे किया, उस पर अपना हक जमाना शुरू किया, तो उनको काफ़ी परेशानी हुई, इसीलिए विद्रोह भी हुआ था। तो एक्ट में ऐसे ज़्यादातर ज़मीनों पर दखल कब्जा करने वालों को रैयत के रूप में मान्यता दिया जा चुका है। कई जगहों में जहां जमींदार ने इस पर अपना दावा ठोका है, लेकिन जमींदार को बाद में कोर्ट में अपना कागजात दिखाना पड़ा। यदि वो दिखा दिया तो ठीक है, और नहीं दिखाया तो चकबंदी और अनावश्यक दखल कब्जे के आधार पर संबंधित जमीन का जुडिशल कमिश्नर कोर्ट में फैसला आने के बाद में कानूनी रूप से दखलदार यानी कि कब्जेदार को जमीन दे दिया गया है। और कई एक जगह में यदि कागजी रूप से इस पर ठीक से किसान नहीं समझ पाए हैं, वैसा जमीन आज भी दखलदार के रूप में, कब्जाधारी के रूप में, अनावश्यक दखलदारी के रूप में है, लेकिन इसको कहीं कहीं अवैध दखल कहा जाता है, जो गलत है। आज भी रांची के अलावा खूंटी के कर्रा, तोरपा, अम्बा पखना समेत कई हिस्सों में ऐसी जमीनों पर रैयतों को शुरुआती दौर से लेकर यानी राजा महाराजाओं से पहले से लेकर अब तक खेती बाड़ी करते आप देख सकते हैं। वह खेती उन्हीं का होकर रह गया। उसमें ना तो मुंडा का हक है, ना मुंडा कोई हक जमाने जाते हैं। वैसे छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869 को लेकर अंग्रेजों ने सबसे पहले साल 1862 में ब्रिटिश सरकार के विशेष आयुक्त आपको हमने पहले ही बताया था, बाबू राखल दास हल्दर की देखरेख में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल स्थित झारखंड की राजधानी रांची के आसपास खूंटी, गुमला, सिमडेगा, कोल्हान समेत कई अन्य जिलों में 2482 मौजा यानी गांव में सर्वे कराई गई थी। आदिवासी मूलवासी की जमीन, खासकर जनजातियों की जमीन को सुरक्षित करने को लेकर अंग्रेजों द्वारा यह सर्वे शुरू हुआ था और सबसे पहला जमीन को लेकर ठोस कदम माना गया इसको। छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869 के तहत किया गया भूइंहरी सर्वे 1862 से शुरू होकर 1869 तक यानी 7 सालों तक यह सर्वे कार्य चला और विशेष आयुक्त बाबू राखलदास हल्दर ने भूइंहरी
खूट जमीन संबंधित एक रजिस्टर बनाया सर्वे के बाद में, और इसी सर्वे को भूइंहरी सर्वे के नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर में पहले से मौजूद भूधृतियों को परिभाषित किया गया और उनको रिकॉर्ड भूमि अभिलेख जो झारखंड सरकार का है उसमें रजिस्टर्ड बनाया गया। चूँकि गांव में आदिवासी मूलवासियों सभी मिलकर सामूहिक रूप से काम धंधा खेती बाड़ी करते थे, आज भी जारी है। ऐसे में सारा जमीन को भूमि अभिलेख के द्वारा रिकॉर्ड दर्ज किया गया, और कई राजपूत ब्राह्मण समेत अन्य मूलवासियों की जमीन को भी टेन्योर एक्ट में शामिल किया गया था उस समय। क्योंकि आदिवासी और मूलवासी कहने का मतलब ये नहीं कि भूइंहरी जमीन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आदिवासी उस पर करते थे, क्योंकि आप देखेंगे झारखंड के कोने में मुस्लिम भी मौजूद है, राजपूत भी मौजूद है, ब्राह्मण भी मौजूद है, या अन्य जात में। ये अलग बात है कि मुंडा कब आए, राजपूत कब आए, ब्राह्मण कब आए, या अन्य कास्ट कब आए नहीं आए, ये अलग मैटर है। लेकिन आदिवासी और मूलवासियों का जिक्र है, ये भी अलग बात है कि मूलवासी किन्हें समझा जाता है नहीं समझा जाता है, ये तमाम चीज़ अलग बात है। लेकिन झारखंड जब पुराने समय जब अंग्रेज के शासक काल में ये लगभग जिनका आगमन हो गया था वो यहाँ पर इस अंग्रेज के सर्वे में शामिल हो गए थे। चूँकि बात करें छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869 की, तो आगे बढ़ते हैं। जनजातियों के अलावा खूंटी, गुमला, कोल्हान, सिमडेगा समेत अन्य कई क्षेत्रों में राजपूत ब्राह्मण परिवार के वंशज मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, जिनके पूर्वजों ने जंगल झाड़ जमीन को खोद कर खेती करने योग्य जमीन बनाया और वहाँ अन्य लोगों को भी बसाया। बाद में कई जगहों पर जहां जमींदारों द्वारा ऐसी जमीनों पर दावा किया गया या किसी दलाल के द्वारा कैप्चर करने का प्रयास किया गया कि अरे ये भूइंहरी जमीन नहीं हो सकती, ये तो आदिवासियों की जमीन होती है, मूलवासी यहाँ पर कहाँ घुस गए हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि मामला कोर्ट में चला गया या चला जाता है तब जुडिशियल कमिश्नर के अंतिम निर्णय ही सर्वोपरि होता है। ये कानून में दर्ज है। आज भी कई जगहों पर जुडिशियल कमिश्नर के निर्णयों संबंधित जमीन के रैयतों को न्याय मिला है। कर्रा, गुमला समेत कई अन्य जगहों पे आप इस तरह के जहाँ भी जमीन है तो वहाँ पर इस तरह का न्याय मिलते आपको देखा जा सकता है। हालांकि लोग काफ़ी सजग नहीं थे, इसलिए कई जगह पे इस तरह की जमीन ऑनलाइन नहीं हुई है, लेकिन ये जुडिशियल कमिश्नर का निर्णय में कई मूलवासियों को भी हक अधिकार मिला है। जमीन राजा महाराजा के समय से लेकर अब तक उनके ही दखल कब्जे में है, लेकिन कुछ दलालों की ऐसी जमीन पर गिद्ध नज़र है, क्योंकि ज़मीन का रेट काफ़ी है और चाहते हैं कि वो किसी तरह इसे समतली कर इसे बेच दिया जाए। हालांकि उन्हें यह पता नहीं है कि ज़्यादातर जगहों पर जीरात या मझेस ज़मीन को नया सर्वे में चढ़ाकर खतियान कॉपी यानी बंडा पर्चा यानी गैर मानक सेटलमेंट पेपर बनाकर ज़मीन की बंदोबस्त सरकार के द्वारा उसका सेटलमेंट किया जा चुका है। वैसे बंडा पर्चा को आप कम ना समझें, इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे कि बंडा पर्चा का क्या महत्व है। ये खतियान का ही अंतिम कॉपी है, यहाँ पर इतना ही आप समझ लें। आज भी भूइंहरी जमीन, उरांव समुदाय की जमीन, मझेस यानी जमींदारों की निजी जमीन जो टैक्स फ्री होता था, मतलब जमींदारों की वैसी जमीन जिसे जमींदार खुद के बाग बगीचे, कुआंबारी, खेत खलियान आदि के लिए उपयोग किया करते थे, वैसी जमीन को मझेस या जीरात या बकास्त कहते हैं। इसी तरह डाली कटारी जिसे पहान ग्राम देवता का पूजा पाठ करने के लिए वृक्ष लगाते थे, वैसी जमीन को डाली कटारी कहते थे। पहनाई जमीन यानी कि गांव में पहान को पूजा पाठ करने के नाम पर दी गई जमीन को कहा जाता है। इसके अलावा गांव में जिस जगह में गांव का दारहा, जो झारखंड के रहने वाले हैं वे दारहा को समझ रहे हैं, क्योंकि गांव में जब कोई डायन भूत जो आज भी माना जाता है और जब पकड़ता है कहीं का भूत या फिर उसको देवता कहा जाता है झारखंड हमारे भाषा में, तो देवता दानव निवास करते हैं, उस जगह को भूत खेता कहा जाता है। हमारे भी कई एक ऐसे खेत है जिसको भूत खेता कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। गांव में महतों को दी गई जमीन को महतोई जमीन का जिक्र करते हुए इसे परिभाषित किया गया, और ऐसे तमाम भूइंहरी जमीन संबंधित पूरा रिकॉर्ड विशिष्ट कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड में मौजूद है। भूमि अभिलेखागार में भी ऐसे जमीनों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज कर संरक्षित किया जा चुका है। ऐसी जमीन में राजा महाराजाओं के समय से पूर्व दखल कब्जा कर खेतीबाड़ी करने वाले भूधारक किसानों को गैर मानक सेटलमेंट पेपर, जमीन सुरक्षा संबंधित पेपर, गैर मानक सेटलमेंट पेपर देकर
उनकी ज़मीन को सुरक्षित करने का काम किया गया है, जो काफ़ी सराहनीय है। नहीं तो आज के समय में तो सिर्फ आदिवासियों की ज़मीन है कहकर मूलवासियों की ज़मीन को हड़प लिया जाता, क्योंकि कई एक दलाल सक्रिय हो चुके हैं। हालांकि ये देखने और समझने वाली बात है कि झारखंड में आदिवासी मूलवासी शुरुआत से ही सामूहिक रूप से काम करते थे, मदद के रूप में शामिल होते थे और काफ़ी शांत प्रिय रहते थे। लेकिन जो बाहर से लोग आए उनकी ऐसी ज़मीनों पर गिद्ध नज़र है। बहरहाल वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या होता है गैर मानक सेटलमेंट पेपर यानी बंडा पर्चा, इसका क्या महत्व है और कैसे यह ज़मीन के नए सर्वे में चढ़ चुका है। लेकिन जानबूझकर या नासमझी कहें, ऐसी कई ज़मीन को ब्लॉक या अंचलों में वैल्यू नहीं दिया जाता है और ऑनलाइन उसे नहीं किया जा रहा है। यह झारखंड में ज़मीन दलालों और भ्रष्ट अंचल अधिकारियों के कुकृत्यों को उजागर करता है और सिस्टम पर यह बड़ा सवाल भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आए तो को न्यूज़ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर बिल्कुल ना करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमने पहली बार बनाया है और आप एक एक शब्दों को सुने जाने और इस पर अपना बहुमूल्य विचार हमें शेयर करें। बने रहे हमारे साथ। अगले को न्यूज़ में सत्य और सटीक वीडियो के एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय हिंद।